इस फिल्म के साथ प्रोमीथियस सीरीज का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं प्रीडेटर। फिल्म शुरू होती है अंतरिक्ष में, जहां एक एलियन स्पेसशिप उड़ता हुआ पृथ्वी के करीब से गुजरता है। उसमें से एक स्पेस शटल निकलकर तेजी से पृथ्वी की ओर चल पड़ता है। फिर अमेरिका में कहीं समुद्र के किनारे एक मिलिट्री छावनी को दिखाया जाता है। उस छावनी में डच और उसके 5 एलीट कमांडोज की एक टीम हेलीकॉप्टर द्वारा वहां उतरते हैं। डच और उसके कमांडोज रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स थे और अब वे पैसों के बदले रेस्क्यू मिशन करते थे, जैसे कि आतंकवादियों या विद्रोहियों के कब्जे से हॉस्टेजेस को छुड़ाने के मिशन। डच वहां पर आर्मी के एक जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताता है कि 18 घंटे पहले उस देश के एक कैबिनेट मंत्री और उनके दल को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। जनरल उसे मैप में वो जगह दिखाता है जहां से हेलीकॉप्टर का सिग्नल गायब हुआ था। वो जगह यूएस बॉर्डर के उस पार थी। डच पूछता है कि कैबिनेट मंत्री बॉर्डर के पार इलीगली गया ही क्यों। इस पर जनरल कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कैबिनेट मंत्री का हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था और आर्मी को पूरा यकीन है कि कैबिनेट मंत्री और उनका दल इस वक्त गोरिल्ला यानी कि वहां के विद्रोहियों के कब्जे में है। इस पर डच जनरल से पूछता है कि वो ये मिशन आर्मी से क्यों नहीं करवा रही, आखिर उन्हें उसकी और उसके कमांडोज की जरूरत क्यों आन पड़ी। तभी अंदर के कमरे से अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक एजेंट डिलन कहता है, क्योंकि डच सबसे बेस्ट कमांडो हैं। डच डिलन की ओर पलटता है। वे दोनों काफी जोश के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल वे दोनों एक समय के पुराने साथी थे और बाद में डिलन ने अमेरिकन इंटेलिजेंस ज्वाइन की। उनकी बातों से पता चलता है कि डच के कुछ उसूल हैं, जैसे कि वो सिर्फ रेस्क्यू मिशन ही लेता है और मर्सनरी मिशन यानी कि मरने मारने के मिशन से दूर ही रहता है। फिर डच उनसे पूछता है कि उन्हें क्या करना है। डिलन बताता है कि ये सिर्फ एक दिन का सिंपल मिशन है, गायब हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढना है और वहां से कैबिनेट मंत्री और उसके दल के कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए उन तक पहुंचकर उन्हें विद्रोहियों से बचा के जिंदा लेकर आना है। डिलन कहता है कि वो भी इस मिशन में डच और उनके कमांडोज की टीम के साथ जाएगा। एक बार जब डच अपना काम कर लेगा, उसके बाद डिलन वहां की स्थिति का जायजा लेकर कमान संभाल लेगा। फिर बिल्कुल सुबह डिलन, डच और उसके 5 कमांडोज की टीम मिशन पे निकल पड़ते हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स घने जंगल में उन्हें उसी एरिया में उतार कर चले जाते हैं जहां कैबिनेट मंत्री का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था और इस तरह वो खुफिया मिशन शुरू हो जाता है। घने जंगल में और आगे चलने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का हेलीकॉप्टर पेड़ के टहनियों के बीच फंसा नजर आ जाता है। डच की टीम का एक कमांडो और डिलन उस हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ते हैं। वो कमांडो आकर डच को बताता है कि दोनों पायलट को सिर में एक एक गोली मारी गई है और वो कोई मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक अच्छा खासा जासूसी हेलीकॉप्टर है। तभी वहां डिलन आ जाता है। वो डच से पूछता है कि क्या विद्रोहियों के पैरों के निशान मिले। डच कहता है कि उसका एक कमांडो निशान खोज रहा है। फिर डच डिलन से कहता है कि इस हेलीकॉप्टर को हाईटेक मिसाइल द्वारा गिराया गया है। भला विद्रोहियों के पास हाईटेक मिसाइल कहां से आई। डिलन सिर्फ इतना कहता है कि आजकल विद्रोहियों के पास भी हाईटेक हथियार होने लगे हैं। तभी डच का कमांडो पैरों के निशान के बारे में जानकारी देता है कि वहां 12 विद्रोही आए थे और वो 12 विद्रोही हेलीकॉप्टर से 2 लोगों को अपने साथ लेकर चले गए हैं। लेकिन फिर 6 अमेरिकी सेना के जवान के जूते के निशान उन 12 विद्रोहियों के पीछे जाते हुए मिले हैं। डच डिलन से उन 6 अमेरिकी सेना के जवानों के जूते के निशान के बारे में पूछता है। इस पर डिलन कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो लोग अंदर घने जंगल में बढ़ते जा रहे थे। तभी वहां एक कमांडो को घने पेड़ों के बीच बहुत से पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की ओर बढ़ता है और जैसे ही टहनियों को हटाता है तो सामने का मंजर देख उसका खून जम जाता है। वहां पेड़ों के बीच में 3 इंसानी लाशें टंगी हुई थी। उन लाशों को गिद्ध और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। उन लाशों की पूरी खाल उतरी हुई थी और अंदर के अंग निकले हुए थे। फिर वहीं नीचे उन्हें एक आईडी टैग पड़ा मिलता है। उस आईडी टैग पे एक अमेरिकी सैनिक का नाम और उसकी बटालियन का नाम छपा हुआ था। डच डिलन को किनारे ले जाकर पूछता है कि वो इन मरे हुए सैनिकों को जानता था। भला वो वहां जंगल के बीच में क्या कर रहे थे।
इस पर डिलन कहता है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कोई आर्मी की टुकड़ी भी उनके अलावा उस क्षेत्र में मिशन पे है। कमांडोज को स्थिति की गंभीरता समझ आ जाती है। एक कमांडो एक पावरफुल मिनी गन को उसके कवर से आजाद कर लोड कर लेता है। फिर कुछ बहुत ही अजीब सा होता है। ऊपर पेड़ों के बीच कुछ था जो उन कमांडोज पर नजर रखे हुए था, और वो जो भी था वो बस कमांडोज की हीट सिग्नेचर को देख पा रहा था। उसकी दृष्टि इंसानों की तरह साफ नहीं थी। वो अनजान चीज ऊपर ही ऊपर पेड़ों के बीच होता हुआ उन सब के साथ साथ चल रहा था। अंततः वे लोग विद्रोहियों के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। डच रेंगते हुए आगे बढ़ता है और दूरबीन से देखता है कि विद्रोही ने एक बंधक को गोली मार दी। फिर सारे कमांडोज अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जब डच को इशारा मिल जाता है कि सभी ने अपनी पोजीशन ले ली है, तब वो धीरे से आगे बढ़ता है। वहां पर एक ट्रक से वाटर पंप चलाया जा रहा था। उस ट्रक को देखकर डच के दिमाग में एक तरकीब आती है। डच उसके कनेक्टिंग बेल्ट को अपने छुरे से काट देता है। फिर ट्रक में बॉम्ब फिट करके ट्रक को धक्का देकर नीचे छोड़ देता है। ट्रक दंदनाता हुआ विद्रोहियों के बीच जाकर जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ता है। फिर शुरू होता है भारी गोलाबारी और धमाकों का सिलसिला। उसी बीच कुछ विद्रोही जो दरअसल रशियन थे हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डच उनके हेलीकॉप्टर पे गोली दाग कर उसे उड़ा देता है। मिनी गन भी अपना जलवा दिखा रही थी। तभी डच को उसके पीछे से कोई आता हुआ महसूस होता है। अपने बंदूक के एक वार से ही डच उसे धूल चटा देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि अचानक वो देखता है कि वो तो एक लड़की है। फिर एक कमांडो डच को बताता है कि एक और बंधक भी मरी हुई हालत में मिला है। वो ये भी बताता है कि असल में वो कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था, बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का ही एजेंट था। और तो और वो कोई विद्रोही अड्डा नहीं था, बल्कि रशियन आर्मी का अड्डा था जो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे। ये सुन डच गुस्से में डिलन से पूछता है कि उसने ये सब कैबिनेट मंत्री की झूठी कहानी क्यों गढ़ी। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये समझ आते ही डिलन सच बकना चालू करता है। डिलन कहता है कि 3 दिन में रशियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ करने वाली थी। अगर वो डच को पहले ही सच बता देता कि ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि विद्रोहियों को मारने का मिशन है, तो डच अपने उसूलों के कारण उस मिशन के लिए कभी हाँ नहीं करता, और बिना डच के ये मिशन इतनी आसानी से कभी पूरा नहीं होता। डिलन आगे बताता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस महीनों से उस रशियन कैंप की तलाश में था, और उसके अमेरिकी इंटेलिजेंस के लोग जब कैंप की छानबीन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तब विद्रोहियों ने उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया। विद्रोहियों को रशियन आर्मी ने ही काम पर रखा हुआ था। और रही बात उन 6 अमेरिकी सैनिकों की, जिनमें से 3 की लाश पेड़ पे टंगी थी और 3 गायब हो चुके थे, उन्हें भी डच और उसके कमांडोज से पहले इसी मिशन पे भेजा था, पर उनसे संपर्क टूट गया था। इसलिए फिर डच और उसके कमांडोज को यह मिशन सौंपा गया। उसका और उसके कमांडोज का झूठ बोलकर इस्तेमाल किया गया है, ये जानकर डच को बहुत दुख होता है। तभी उसका एक कमांडो रेडियो में बेस कैंप से बात करके बताता है कि उनके आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां से 2 मील दूर उन्हें पिक करने आ रहा है। कमांडोज जल्दी से उस क्षेत्र से निकलना चाहते थे क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में विद्रोही फैले हुए थे। फिर डिलन उस पकड़ी गई विद्रोही लड़की को साथ लेकर डच और उसके कमांडोज के साथ वहां से हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़ता है। वो अनजान चीज पेड़ों से होती फिर से उनका पीछा करने लगती है। वो चीज हीट सिग्नेचर को ही देख पाता था, भले ही वो जलती हुई सिगार हो या फिर बिच्छू। वो कमांडोज की बातें और हंसी को रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी टेक्नोलॉजी उनकी बातों को उसकी भाषा में ट्रांसलेट कर रही थी। टीम संभल संभल के आगे बढ़ती जा रही थी। आखिर वे लोग विद्रोहियों के क्षेत्र से गुजर रहे थे। एक स्थान पे जाकर आगे चल रहा कमांडो अचानक थम जाता है क्योंकि उसे अपनी ही हंसी की आवाज ऊपर पेड़ों से सुनाई दी थी। वो लगातार ऊपर पेड़ की ओर देख रहा था। दरअसल ये वाकई उस कमांडो की ही हंसने की आवाज थी जो उस चीज ने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर ली थी, और अब उस कमांडो के सामने ही उसी की हंसी की आवाज सुनाकर उसे भ्रमित कर रहा था। तभी वो लड़की अचानक से कमांडो को चकमा देकर भाग जाती है। एक कमांडो उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। एक जगह जाकर वो उसे धर दबोचता है। तभी एक पारदर्शी आकृति आकर उस कमांडो को फाड़कर अपने साथ ले जाती है।
डच और उसके साथी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कमांडो की जगह झाड़ियों के पीछे उसके पेट के अंदर के अंग पड़े मिलते हैं। जब वो उस लड़की से पूछते हैं कि वहां क्या हुआ था तो वो कहती है कि अचानक से जंगल जीवित हो उठा और उस कमांडो को अपने साथ ले गया। चलते चलते डच एक जगह जाकर ठहर जाता है। ठीक उसी स्थान पे बहुत ऊंचाई पे उनके साथी कमांडो की नंगी लाश पेड़ पे उल्टी टंगी थी। फिर मिनीगन थामे कमांडो को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है, लेकिन वो मात्र एक छोटा जानवर निकलता है। ठीक तभी एक लेजर किरण ऊपर पेड़ से आकर उस कमांडो की छाती को भेदते हुए आर पार निकल जाती है। तभी वहां उसका एक कमांडो दोस्त मैक आ जाता है और वो उस पारदर्शी आकृति वाले जीव को देख लेता है। उसकी आंखें हरे रंग में दमकती हैं। ये डरावना दृश्य देखकर मैक पागलों की तरह उस जीव की दिशा में गोलियों की बारिश करने लगता है। डच और बाकी कमांडो भी वहां पहुंच जाते हैं। मैक को गोली चलाता देख वे लोग भी उस दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की फुहार से अपने सामने का जंगल ही काट कर रख देते हैं। फायरिंग रुकने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन लड़की को वहां उस जीव का हरा खून नजर आता है। कमांडोज की किसी गोली ने उस जीव को घायल कर दिया था। फिर मैक अपने दोस्त की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। डच मैक से उसके दोस्त के हत्यारे के बारे में पूछता है। मैक उन्हें उस पारदर्शी आकृति के बारे में बताता है। इसके बाद वे लोग खुद को लैंड माइंस का एक सुरक्षा घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और साथ ही बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर उस जीव को गोली लगी थी। वो अपने हाथ में लगे डिवाइस का बटन दबा के अदृश्य स्थिति से बाहर आता है। उसके बड़े बड़े नाखून थे, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। वो तो था एक दूसरे ग्रह का प्राणी, प्रीडेटर। फिल्म की शुरुआत में जो एलियन स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आया था, ये प्रीडेटर उसी में आया था। प्रीडेटर एक शिकारी एलियन प्रजाति है और अंतरिक्ष में जिस भी ग्रह में जीवन है वहां के प्राणियों का शिकार करना उनका शौक है। दूसरी प्रजातियों को मारना उनके लिए एक खेल जैसा था। इसलिए यहाँ पृथ्वी पे भी वो प्रीडेटर इंसानों की निर्मम हत्या कर शिकार का ही खेल खेलने आया था। प्रीडेटर के सूट में पूरे ऑपरेशन के औजार लगे हुए थे। वो अपने जिस्म से गोली निकालने लगता है। गोली निकलते ही वो एक तेज दर्द भरी आवाज में चीखता है, जिसकी आवाज कमांडो टीम तक भी पहुंचती है। रात को कमांडो बेड़े में उस मरे हुए कमांडो की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। डच समझ जाता है कि वो जो भी था वो डेड बॉडी लेने ऊपर पेड़ के रास्ते से आया था, क्योंकि चारों ओर तो लैंड माइंस का सुरक्षा घेरा था। डच समझ जाता है कि एक एक करके उनका शिकार किया जा रहा है। यहाँ कोई शिकार का खेल चल रहा है। डच उस लड़की को आज़ाद कर उस जीव के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उस जीव का हरे रंग का खून बह रहा था। इस पर डच कहता है कि अगर उसका खून निकल सकता है तो उसे मारा भी जा सकता है। फिर वे लोग उसे पकड़ने के लिए एक चक्रव्यूह रचते हैं, तरह तरह के ट्रैप्स लगाते हैं। फिर वे लोग प्रीडेटर की ताक में बैठ जाते हैं। वो लड़की डच को बताती है कि उसके गांव में पहले भी ऐसी अजीबोगरीब तरीके से मौतें हो चुकी हैं। ऐसा उसी साल होता था जिस साल बहुत गर्मी पड़ती थी, और इस साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। उसके गांव में ये माना जाता है कि वो अजीब सा दिखने वाला जीव इंसानों की खोपड़ी को ट्रॉफी की तरह रखता था। थोड़ी देर बाद ही डच जानबूझकर सुरक्षा घेरे से बाहर निकलता है प्रीडेटर को ललचाने के लिए। तभी प्रीडेटर उनके जाल में फंस जाता है, लेकिन वो खुद को आज़ाद कर भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपना असली स्वरूप उन सबको दिखा जाता है। उसी दौरान उनका एक कमांडो घायल हो जाता है। मैक अपने दोस्त का बदला लेने प्रीडेटर के पीछे भागता हुआ जाता है। डिलन मैक की मदद को जाता है। जाते जाते डिलन बाकी सबको हेलीकॉप्टर पिकअप पॉइंट की ओर जाने बोलता है। जंगल के अंदर मैक के कुछ समझ पाने से पहले ही प्रीडेटर उसकी खोपड़ी खोल देता है। उधर डच जब बाकी बची टीम के साथ वहां से निकल रहा होता है, तब उसके घायल साथी के हाथ से बंदूक गिर जाती है। वो लड़की जब हथियार उठाने लगती है तो डच उसे हथियार उठाने से रोक देता है। डच उस लड़की को बताता है कि अभी तक प्रीडेटर ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो बिना हथियार की थी। प्रीडेटर निहत्थों का शिकार नहीं करता है। उधर डिलन मैक को मरा पाता है। फिर जब डिलन का सामना प्रीडेटर से होता है तब प्रीडेटर उसे एक दर्दनाक मौत देता है। मरते हुए डिलन की चीख उसकी बची हुई टीम तक भी पहुंचती है। वो चीख सुन के एक और कमांडो प्रीडेटर को मारने वहीं रुक जाता है। डच उसे साथ चलने बोलता है,
लेकिन वो एक नहीं सुनता। प्रीडेटर वहां प्रकट हो जाता है। फिर उसकी भी मरने की चीख डच और उसके साथी को सुनाई पड़ती है। फिर कुछ पल बाद ही प्रीडेटर उन पर भी हमला कर देता है। इस हमले में घायल कमांडो की मौत हो जाती है। डच लड़की को वहां से भागकर हेलीकॉप्टर पे पहुंचने बोलता है और वो भाग जाती है। इसके बाद जख्मी डच बेतहाशा जंगल के अंदर भागता है। प्रीडेटर भी शिकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते डच अचानक काफी ऊंचाई से नीचे बहती नदी में गिर जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए तैरकर बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त उसका पूरा शरीर कीचड़ से सन गया था। वो थोड़ा दम लेने के लिए किनारे पे रुकता ही है कि तभी ऊपर से प्रीडेटर नदी में छलांग लगाकर तेजी से उसकी ओर आने लगता है। डच तुरंत ही वहीं एक पेड़ की जड़ के अंदर लेट जाता है। प्रीडेटर नदी से बाहर निकलता है और डच को ढूंढने लगता है, पर ये क्या, डच तो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। वहीं एक चूहा उसे साफ साफ नजर आ रहा था। डच ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो प्रीडेटर वहां से जंगल के अंदर चला जाता है। डच समझ जाता है कि कीचड़ में सने होने के कारण प्रीडेटर उसे देख नहीं पाया। वो भी अब प्रीडेटर के लिए अदृश्य था। अब शिकारी का शिकार करने का वक्त आ गया था। डच फिर प्रीडेटर के लिए ट्रैप बनाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीडेटर अपने शिकार किए कमांडोज और सैनिकों की खोपड़ी से खेल रहा था। उधर डच खुद पर कीचड़ का गाढ़ा लेप लगा लेता है और फिर पूरी तैयारी होने के बाद रात में डच बहुत जोर से चीख कर प्रीडेटर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। डच की चीख पुकार सुनकर प्रीडेटर जाग जाता है। प्रीडेटर पेड़ों पे कूदता फांदता डच की ओर बढ़ने लगता है। वो अदृश्य अवस्था में ठीक डच के ऊपर से होता हुआ निकल जाता है, पर डच को देख नहीं पाता। डच उस पे बारूद वाले तीर से हमला करता है। प्रीडेटर बाल बाल बचता है। बदले में वो अपनी लेजर गन से इधर उधर लेजर दागने लगता है। तब डच जान बचाने नदी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही डच पानी से बाहर निकल के किनारे पे आता है, प्रीडेटर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि अब डच के शरीर से कीचड़ धुल चुका था और प्रीडेटर उसके शरीर के हीट सिग्नेचर को देख पा रहा था। प्रीडेटर उसे पकड़कर पेड़ से चिपका देता है। डच की बहादुरी देखकर वो प्रभावित हो गया था। आज जाकर उसे अपने टक्कर का कोई शिकार मिला था। वो उसे हथियारों से मारने की बजाय उससे द्वंद्व करने की ठानता है। बस फिर क्या था, प्रीडेटर अपना हेलमेट नुमा मास्क उतार कर अपना डरावना चेहरा दिखाते हुए डच संग द्वंद्व युद्ध करने लगता है। द्वंद्व करते दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां डच ने ट्रैप लगाया था। डच उस ट्रैप के अंदर घुसकर प्रीडेटर को भी अंदर आने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन प्रीडेटर उसकी चाल समझ जाता है और ट्रैप की दूसरी तरफ से डच के सामने आता है। लेकिन डच ने वहां एक और ट्रैप लगाया था। डच उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और एक बड़ा सा लकड़ा सीधे आकर प्रीडेटर के सिर पे गिर जाता है, लेकिन फिर भी प्रीडेटर मरता नहीं है। डच प्रीडेटर के सिर को कुचलने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है, लेकिन फिर उसकी हालत देख के वो प्रीडेटर का सर नहीं कुचलता है। प्रीडेटर अपनी हार मान लेता है और अपने हाथ में लगे डिवाइस से खुद को उड़ाने के लिए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगता है। डिवाइस में चलते टाइमर को देख डच समझ जाता है कि प्रीडेटर अब एक भीषण धमाके के साथ फटने वाला है और फिर डच अपनी पूरी ताकत से वहां से दूर भागने लगता है और फिर प्रीडेटर एक भीषण धमाके के साथ फट जाता है। उस धमाके की गूंज से आर्मी का हेलीकॉप्टर भी कांप उठता है, जिसमें जनरल और वो लड़की डच को ढूंढ रहे थे। फाइनली ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिकारी खुद शिकार बन चुका था और डच अपना सीना ताने अकेले खड़ा था। आर्मी का हेलीकॉप्टर डच को अपने साथ लेकर बेस कैंप की तरफ उड़ जाता है। इस घटना के 10 साल बाद एक सरकारी अफसर को किसी अनजान जगह की तफ्तीश करते दिखाया जाता है। उस जगह दीवारों पर कई भयानक जीवों की खोपड़ियां टंगी हुई थी। ये यकीनन एक प्रीडेटर शिप था और वो खोपड़ियां प्रीडेटर द्वारा शिकार किए गए जीवों की खोपड़ियां थीं। तभी एक अफसर को वहां एक अजीब से आकार की खोपड़ी दिखाई देती है। वो एक एलियन की खोपड़ी थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। प्रीडेटर की ये कहानी एलियन की कहानी के साथ किस तरह जुड़ने वाली है, जानने के लिए देखें इस मूवी का अगला भाग प्रीडेटर 2।